रेट थे वो उतने नहीं मिलते थे, उनको औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था, उनकी दिक्कतें थी। तो वो एक मजबूरी का जो शोषण का एक तरीका था, किसानों को बड़ा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से धीरे धीरे जो भारतीय कृषि व्यवस्था है वो चौपट हो गई। चौपट होने के कारण साथ साथ उसके दूसरा ये भी था कि अंग्रेज़ों के जो शोषण के जो तरीके थे, न केवल एक ये कृषि का क्षेत्र था, दूसरा उनके पास था व्यापार। व्यापार के अंदर अंग्रेज़ों के औद्योगिक क्रांति आने के बाद में जो माल उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि उसको बेचने के लिए मंडी की ज़रूरत थी, और कच्चा माल जो है वो उस उद्योग को ज़रूरत थी। दोनों ही जो स्थितियाँ थी वो भारत के अंदर उनके फिट बैठ रही थी। इसीलिए तो उन्होंने विस्तार किया कि 1757 की लड़ाई लड़ने के बाद में 64 और 65 में बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद में धीरे धीरे जो है वो आगे और बढ़ते गए। और 1780 के अंदर जो कर्नाटक के अंदर जो युद्ध हुए, टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने। और दूसरा जो क्षेत्र था मद्रास प्रेसिडेंसी है, फिर उसकी बम्बई प्रेसिडेंसी है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी बस्तियाँ सेटलमेंट की। और उसके बीच में अंग्रेज़ों ने इंडियन के साथ साथ इंडिया के अंदर फ्रेंच भी आए हुए थे, डच भी आए हुए थे, उनसे भी लड़ाई ली। कर्नाटक के अंदर फ्रेंच थे, उड़ीसा कर्नाटक के अंदर फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, उनको भी भगाया। फ्रांसीसियों का डुप्ले वगैरह जो थे उनका थोड़ा सा नज़रिया अलग था अंग्रेज़ों से। इन जो इंग्लैंड की नीति थी उनसे थोड़ा सा कम वो निर्दयीता बरत रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने स्थापना की तो वो और ज़्यादा वो जब शोषण बढ़ा तो वो भी एक बगावत का कारण बनता गया उनके खिलाफ। मतलब अंग्रेजों ने देश की कृषि की उत्पादन पे भी लागत बढ़ा के रीढ़ तोड़ी, और मंडी में जब आई हाँ, तो मंडी में भी उनका कब्जा था। हाँ, मंडी में उनका कब्जा मतलब दोनों जगह कब्जा किया, खेत में भी कब्जा किया और मंडी पे भी। मंडी में गुमास्ता उनके जो थे वो कारकुन, वो फसल का एक जगह स्टोर करने में सहायता करते थे। वो उन्होंने मतलब किसान की फसल को पहली बात तो मंडी तक पहुंचने ही नहीं देते थे। वो गांव का साहूकार है, वो गांव के अंदर ही फसल को उनकी काबू कर लिया करता था। और वो साहूकार की सेटल अभी गुमास्ता के साथ होती थी। वो गुमास्ता हाँ वहीं से शुरू हो गई। तो दूसरा जो था व्यापार का, भारतीय जो व्यापार था, यहाँ का जो कपड़ा था, हथकर का जो कपड़ा था, खासकर जो हमारा कॉटन था, मलमल थी, वो विदेशों में बड़ी मांग थी और बड़ा उसकी मतलब अच्छा पैसा आता था। उसके बदले में चांदी वगैरह मिलती थी और उनसे मुद्राओं से फिर दूसरी वस्तुएं खरीदते थे। तो उसके अंदर जब मशीनी सामान इंडिया के अंदर आया और उसके ऊपर इम्पोर्ट जो ड्यूटी थी उसको हटा दिया अंग्रेज़ों ने। इम्पोर्ट ड्यूटी आयात कर जो होता है वो देश की जो लोकल जो ट्रेड है उसको बचाने के लिए लगाया जाता है कि बाहर की सस्ती वस्तु है वो महंगे दामों पर ये बड़े व्यापारी बेच ना पाएँ। लेकिन उन्होंने हटा के उसको सस्ता कर दिया। भारतीय कपड़े की बजाय वो मशीनी कपड़ा था, भारतीयों के लिए एक नई चीज़ थी, उसको अपनाया भी बड़ा जल्दी उन्होंने। हाथ से बना हुआ मोटा कपड़ा हुआ करता उसकी बजाय उन्होंने वो मशीनी कपड़ा पसंद किया और उसको अपनाया। तो भारतीय जो हथकरघा जो जुलाहा थे, जो वस्त्र निर्माण किया करते थे, उनका जो धंधा है धीरे धीरे चौपट होता गया। कपास जो है उपलब्धता, सूत की उपलब्धता भी उनके हाथ से निकलती गई। दूसरी जो उनको कर्ज की जो शर्तें थी वो कठोर कर दी गई, कर्ज भी उनको मिलना बंद हो गया, वो एक लेबर के रूप में काम करने लगे। तो जो यहाँ का स्थानीय जो व्यापार था, खासकर वस्त्र का और दूसरा लोहे से बनी हुई लोहार जो था यहाँ का, उसका बिल्कुल धंधा चौपट हो गया। और यहाँ का जो आयरन है वो भी कच्चे माल के रूप में बाहर जाने लगा। तो व्यापारी जो वर्ग था एक जो जिसमें ज़्यादातर जो ट्रेडर थे लोकल, वो भी चौपट हो गई। ये भी एक कारण था कि व्यापारी जो है बड़ी मतलब दरिद्र हालात में रहने लगे, वो भी अंग्रेजों के प्रति एक तरह का भाव रखने लगे। तीसरा जो कारण है धार्मिक जो कारण आप मान रहे हैं, भारत के अंदर इस्लाम धर्म और मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग रहते थे। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने यहाँ की धार्मिक स्थितियों को देखा तो उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे हस्तक्षेप शुरू किया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजों ने कुछ जो प्रथाएं थी उनको सुधार भी किया, विशेषकर महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उनके ऊपर उन्होंने काम किया। 1829 के अंदर सती प्रथा निरोधक कानून लेके आए अंग्रेज। उस कानून में सती प्रथा का अंत भी हुआ, रोक भी लगी। लेकिन जो भारतीय जो पुजारीवाद थे, ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, वो उनकी जो भारतीयों के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, वो संस्कार के नाम पे अंधविश्वास जो भरे हुए थे,
उन पे चोट बताया, हमला बताया कि ये अंग्रेज़ जो है, ये भारतीय जो पहचान है, संस्कृति है, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनको तहस-नहस कर देंगे। तो लोगों के अंदर हालांकि इतनी बढ़िया वो होने के बाद भी उसके अंदर आक्रोश रहा। इसके साथ साथ कुछ और जो सुधार थे, जो विधवा विवाह है, कानून 1856 का, और बाल विवाह पे रोक है, ये चीज़ें सामाजिक उत्थान के लिए ठीक थी, लेकिन उसका सही प्रकार से जो संदेश है वो सोसाइटी में नहीं गया, और उसकी वजह से जो धार्मिक हमले के रूप में इसको देखा गया। एक भारतीय लोगों की मान्यता थी कि वो समुद्र पार जाके युद्ध नहीं करेंगे, और बर्मा वगैरह में भारतीय जो इधर अफगानिस्तान की तरफ जो सेना ले जाते थे, कराची बंदरगाह की तरफ मुंबई से, तो वो नाव में ले जाते थे, जिससे कि भारतीय सैनिक जाने में आनाकानी करते थे, और आनाकानी करने पे वो उनको टॉर्चर किया करते थे, पार जाने को अछूत मानते थे। तो वो भी एक जो सेना में भी थोड़ी सी उसका विद्रोह का एक कारण रहा, धार्मिक तरीके से, धार्मिक कारण जो रहा है। धर्म जो था भारत का, धार्मिक जो व्यवस्था थी, वो लोगों की भावनात्मक जो स्थिति है मानसिक, उससे जुड़ी हुई थी। तो अंग्रेजों का वो एक तरह से आक्रमण, भावात्मक आक्रमण उन्होंने माना, और जो आर्थिक रूप से उद्योगों पे या कृषि पे जो अटैक किया, वो जो आर्थिक व्यवहारिक जो रूप है उस पर आक्रमण माना के व्यवहार में उनकी कठिनाइयाँ आई, उस पर दिक्कतें आई। उसके बाद जो अंग्रेजों का राजनीतिक तीसरा, जिससे दमन किया, जिसको दमनात्मक रूप में समझा गया, कि अंग्रेजों ने पहले व्यापार जब किया तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज डायरेक्ट, जब भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर 1857 तक लगभग 60% जो भूभाग था उस पर डायरेक्ट कब्जा कर लिया था, शासन जो है कंपनी का शासन था। 40% जो था उस पे स्थानीय राजाओं का शासन था, लेकिन वो भी उनको बदले में टैक्स दिया करते थे, एक फिक्स अमाउंट जो है वो दिया करते थे, रजवाड़ा। लगभग भारत के ऊपर उनका कब्जा हो चुका था। तो राजनीति के अंदर जो था उसमें जो एक नस्लीय भेदभाव लोगों के अंदर जो किया, अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं थी, उच्च पद थे, न्यायिक पद थे या प्रशासनिक पद थे, वो केवल अंग्रेजों के लिए थे। नस्लवाद जो है वो वहाँ पर भारतीयों ने महसूस किया कि भी ये हमारे जो कर्मचारी हैं, केवल जो पटवारी हैं या क्लरिकल है या सिपाही है, फौज में भी जो पद, फैसलाकुन बॉडी में हमारा भारतीयों का कुछ नहीं था, भारतीयों का कुछ नहीं था। वो उसने समाज के अंदर एक, हाँ, उसने भेदभाव पैदा किया, क्योंकि जो तनख्वाह थी, वेतन था, वो निर्धारित करते थे वो अंग्रेजों का जो अलग तरीके से होता था। अंग्रेज सिपाही अगर उस समय 40 पाउंड वेतन लिया करता था, तो एक भारतीय का सिपाही का वेतन केवल 7 और 8 पाउंड हुआ करता था। इतना जो अंतर था, वो भी एक आपस के अंदर जो है आक्रोश पैदा करने का एक कारण था। अंग्रेजों की राजनीतिक जो सिस्टम था उसने स्थानीय राजाओं को ख़त्म करता गए, और करने का जो कई कारण थे, जैसे एक लेफ्स की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की। लेफ्स की नीति के अंदर क्या था कि जो स्थानीय जो राजा है, जो बचा हुआ भूभाग है, वो जो रियासत है, अगर उसके अंदर कोई उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, उसका पुत्र नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक जो है उसकी रियासत जो है अंग्रेजी कंपनी के राज्य का हिस्सा बन जाएगी। दत्तक पुत्र अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया था, जिससे कि उस समय नागपुर, सतारा और आपकी झांसी, इनके जो रियासतें थी बड़ी बड़ी, उनको उन्होंने मिला लिया। इससे भी बड़ा एक काम किया कि उन्होंने अवध, एक बड़ी रियासत थी, और अवध का जो शासक था उसको ये कहकर हटा दिया कुशासन के नाम पे, कि भी इसका जो शासन है वो ठीक नहीं है, कुशासन है। और उन्होंने बिना किसी कारण के कब्जा किया, तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो मुस्लिम थे, वो लोग भी उसके खिलाफ हो गए। तो राजाओं का जो स्थानीय राजा थे, बाकी जो बचे हुए थे, उनको ये डर सताने लगा कि लेफ्स की जो नीति है एक दिन सब सारा जो राज्य हुआ है समाप्त कर देगी। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी कि स्थानीय जो राजा थे वो भी उनके खिलाफ थे, स्थानीय व्यापारी जो थे वो भी उनके खिलाफ थे, छोटे छोटे उद्योग थे भारत के अंदर है, चमड़ा उद्योग था, वस्त्र उद्योग थे छोटे छोटे, उनके जो छोटी छोटी पूंजी लगा के जो उद्योगपति थे उनको भी खतरा था, वो लोग भी खिलाफ हो गए। तो उसके बाद 1857 तक आते आते इन परिस्थितियों का सामाजिक, राजनीतिक
आर्थिक जो लोगों के अंदर असंतोष था। यहाँ तक शैक्षणिक क्या स्थिति थी? शैक्षणिक की जहाँ तक बात करें, भारतीय जो गुरुकुल पद्धति थी, शिक्षा का जो माध्यम था संस्कृत या लोकल भाषा के अंदर था। लेकिन अंग्रेज़ों ने आने के बाद कुछ अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, कुछ उन्होंने एक असभ्यता का भारतीय लोगों को एक जो है नाम दिया कि असभ्य लोग हैं, उनको सभ्य करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा थी, जो पश्चिमी शिक्षा, उसको भारत के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की। और वो भारतीय लोगों ने, यहाँ की स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने संस्कृत पे, यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ के रीति रिवाजों पे हमला मानते हुए और उसको स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नई शिक्षा नीति, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति 1835 में जब लेके आया, वुड डिस्पैच था, उसके बाद उसमें प्राइमरी एजुकेशन पे काम किया। हालांकि वो जो एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन, वो बुरी नहीं थी, लेकिन यहाँ जो प्रचार किया गया वो ये किया गया कि अंग्रेज जो हैं अपने राज को लंबे समय तक स्थापित करने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए, उनको सांस्कृतिक रूप से पाश्चात्य में डालने के लिए उनकी वेशभूषा, भारतीय जो बच्चे पढ़ते थे उस समय, उनकी वेशभूषा अलग प्रकार की हुआ करती थी। धोती, उनके जनेऊ, या जो उलेमाओं के पास जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे उनकी टोपी, इस तरह का वो था। लेकिन अंग्रेजों ने उसमें जो पैंट, कोट, टाई, बेल्ट, इस प्रकार के जो एक समान किया, एक समान जो लाने की कोशिश की, सभ्य बनाने के नाम पे, उसको भी उन्होंने नेगेटिव रूप में भारतीयों ने लिया। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये कह के किया कि भी हमारे जो यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो शादी संस्कार के जो श्लोक हैं, हमारी जो शिक्षा है, उस पर एक बड़ा हमला होगा। तो उन्होंने उसका विरोध किया। स्थानीय स्तर पे भी जो गुरुकुल वगैरह बंद होने लगे, अंग्रेजी स्कूल, वहाँ पे एक और बड़ा बात थी कि भारतीय जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ समाज था। और भारतीय समाज में जातियों में बटा होने के कारण जो शिक्षा थी वो भी वर्ग आधारित थी, कि उसको शिक्षा को लेने के लिए केवल जो ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, उच्च जाति के लोग ही उसके लिए एलिजिबल थे, शूद्रों को बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो अपनी शिक्षा नीति लेके आए, वुड डिस्पैच था प्राइमरी एजुकेशन का, उसमें क्लियर कट लिखा गया कि भी शिक्षा सबके लिए होगी, सबको सभ्य बनाया जाएगा और एक साथ बनाया जाएगा। तो जो सुंदर शिक्षा है उसको जो 1848 में आपने देखा होगा कि ज्योतिबा फुले ने स्कूल पे काम किया, वो उसी समय का टाइम था। उसके लिए जो मराठे थे उस समय, ब्राह्मण थे, उन्होंने एक पूरा हमला माना कि हमारी चैलेंज माना, वो अपनी गरिमा पे, अपनी प्रतिष्ठा पे उन्होंने एक हमला मानते हुए उसके खिलाफ काम किया। जबकि सुंदर इस स्थिति में नहीं थे कि वो अंग्रेजों के साथ रहें। जो एक बड़ा वर्ग जो लड़ रहा था 1857 में, उसके अंदर यही लोग थे जो एलीट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वही लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हुए थे। उनकी ये स्थिति नहीं कि उसका विरोध कर पाएँ। तो शिक्षा जो थी, स्थानीय शिक्षा को समाप्त करके जो एक जैसी शिक्षा, या अंग्रेजों ने, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज भारतीयों को उदार करना चाहते थे, शिक्षा से बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उनका ये उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इनको ये चीज़ें सिखा दी जाएंगी जिससे वो लंबे समय तक हमारी हुकूमत के अंदर काम आएंगी और हमें इनका दोहन करने में और आसानी होगी। बिना किसी भेदभाव के जो भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था थी उसको तोड़ते हुए उन्होंने समान शिक्षा का जो चलन करने की कोशिश किया कि सब तरह के लोग हमारे काम आए। एक बड़ा वर्ग था ना शूद्र, जो जिसका शोषण जो केवल उच्च जाति के लोग किया करते थे, उनकी लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए अंग्रेजों ने भी तो उसका रास्ता अपनाया ना भी, ये हमारे भी, और उन्होंने किया भी, ऐसा हुआ भी। अंग्रेजों के ऊपर विश्वास भी किया, अंग्रेजों को की जो उनकी जगह जगह उनकी प्रशंसाएं जो इस वर्ग ने की, और करना उचित भी बनता था मेरे हिसाब से। क्योंकि जो प्रताड़ना, जो शोषण सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से स्थानीय जो यहाँ के उच्च वर्ग, जो पादरी पुजारी वर्ग कह लो या बनिया वर्ग कह लो, या जिनके हाथ में ब्राह्मणवादी जो लोग थे, उन्होंने मतलब यहाँ बुरी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया, जिससे वो तंग आकर जब अंग्रेजों से उनको ये हेल्प मिली, उनके कानून के पक्ष में मिले, वो नौकरियों में आने लगे, उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा सहयोग भी रखा। ये एक कारण भी रहा 1857 की क्रांति का फेल होने का, जो कारण है ना, जो जिसको लोग मानते, मेरा जो आकलन, मैंने जो इतिहास पढ़ा है, उसे बड़ा कारण रहा कि जो कमेरा वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, वो अंग्रेजों के साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। उनका विश्वास था कि अंग्रेज हमारे सुधार के लिए वाकई में काम कर रहे हैं। तो जो कुछ एक वर्ग था, बाकी जो वर्ग था जिनकी संख्या कम थी,
वो लोग इस ग्रुप में लड़ रहे थे, इस वजह से वो मतलब समझा नहीं पाए, उस छोटे वर्ग को अपने साथ नहीं ला पाए, और उस आंदोलन को दबाने में बड़ा जो काम था उनका भी रहा है। कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर वो जो दबे कुचले वर्ग थे उनके प्रति हमारे यहाँ की सवर्ण तबकों का बिल्कुल इग्नोर करना वो 1857 की क्रांति को फेल करने का कारण था। मतलब इग्नोर ही नहीं करना, इग्नोर करना से भी अगली काम के अत्याचार करना, उस वर्ग पे अत्याचार हो रहा था लगातार, छुआछात इतनी थी, पीने का पानी मतलब गंदा पानी पीते थे। कारण यही कह सकते हैं कि वो अत्याचार इग्नोर करते हुए अत्याचार करना ही उनको अंग्रेजों के साथ जाने को मजबूर किया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने उनका भी शोषण किया, तो वो लोग बाद में धीरे धीरे खिलाफ हुए। तो सत्ता चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, शासक जो है उसकी जाति नहीं होती, शोषण करना उसका काम होता है। ये तो धर्म का नहीं होता, ये तो सत्ता का चरित्र है, सत्ता का है। दूसरा ये था कि तात्कालीन जो कारण थे 57 की क्रांति के, ये पूरे मतलब हर एक वर्ग के अंदर अलग अलग कारणों से एक क्रांति, एक आक्रोश, एक असंतोष, एक विद्रोह की भावना के बीच तो बोए जा चुके थे, ये तो क्लियर था। हाँ। तो उससे पहले एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात है, वो शायद इतिहास में कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अवध में बंगाल के अंदर जो है कब्जा किया। वहाँ पर फ्रांसीसी बुकानन अंग्रेज था जो सर्वेक्षण वेता था, जिसको सर्वेक्षण करने के लिए भेजते थे। वो सर्वेक्षण वेता इसलिए नहीं था कि वो कोई जंगलों का या जमीन का, पर्यावरण का अध्ययन करने का प्रेमी था, वो अंग्रेजों का एक स्थापित किया हुआ सर्वेक्षण करता था, जिसको अंग्रेजों ने एक काम दिया हुआ था यहाँ की परिस्थितियों को जानने के लिए, कि यहाँ कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो अंग्रेजी जो व्यापार है उसको लाभ पहुंचा सकती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे कि अंग्रेजी व्यापार स्थापित हो सकता है। तो जो फ्रांसीसी बुकानन था उसने उस समय अवध के अंदर कई जिलों का दौरा किया, वर्धमान जिले का दौरा किया, वहाँ के किसानों की हालातों को देखा, गाँव में गया और वहाँ की स्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों की नीति तैयार करने में, जो लड़ने की जो नीति तैयार करने में उसने सहयोग किया। वहाँ पर जो राजमहल जिला है एक बंगाल का राजमहल जिले के अंदर जो लोग हैं वो जंगल, बड़ा रिच जंगल है, जंगल के अंदर लाख, गोंद, शहद, इमारती लकड़ियाँ, इवन के वहाँ पानी की झीलें और उसके आसपास कृषि का भी पूरा अच्छा, मतलब वो झूम खेती जो करते थे कुदाली से, वो वहाँ के जो लोग थे जंगल के वो करते थे और अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। वो जो जंगल के जो लोग थे उनको पहाड़िया बोलते थे, पहाड़िया, उनका अपना एक समाज था। और पहाड़िया उस समय की जमींदारी प्रथा को और जागीरदारी प्रथा को भी चैलेंज करते थे। वो जंगल में से मैदानी भागों में जब अकाल पड़ जाते या पानी की कमी आती, जंगल की ज़रूरतें पूरी ना होती, तो वो पहाड़िया जो लोग हैं समूह में आके जागीरदारों पे हमला करके और उनसे जबरन वो वसूली भी करके लेके जाया करते थे। तो अंग्रेज जब उस समय आए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम और कोई नहीं थी अंग्रेजों को, ये थी कि जो जंगल है वो उनके विकास में एक बाधा थी। जंगल के अंदर जो वो लोग थे, पहाड़िया लोग थे, वो लड़ाई के बड़े छापामार, बड़े माहिर थे। वो अंग्रेजों के पैर नहीं टिकने दिए बंगाल में। जो कर जो वसूली थी, जो दीवानी का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो पहाड़िया जो लोग थे पहाड़ों से आगे आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ अंग्रेजों को मार भी दिया करते थे, काफ़ी अधिकारियों को मारा भी और उनसे जबरी वसूली भी ले जाया करते थे। तो अंग्रेजों ने उनको ख़त्म करने के लिए फ्रांसिस बुकानन को वहाँ अध्ययन के लिए भेजा। उसने वहाँ की जांच भी की और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो वीरभूमि और जो बिहार के अंदर जो भागलपुर है, वहाँ के संथाल आदिवासी जो लोग थे, जिनका अनुभव जो है मैदानी भी था और जो पहाड़ी क्षेत्र का भी अनुभव था, संथालों को ललचा के पहाड़ी लोगों के खिलाफ करके, और कुछ संथाल वहाँ के 3000 की अब संख्या संथालों को वहाँ पर बंगाल के अंदर स्थापित किया गया। उन संथालों ने वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ के जो पहाड़िया जो लोग थे, उनसे लड़ाई लड़ी। अंग्रेज नहीं गए, अंग्रेज बिल्कुल नहीं लड़े, अंग्रेजों ने सिर्फ उनको हथियार दिए, अंग्रेजों ने उनको सिर्फ लालच दिया। पर संथालों ने पहाड़ियों के साथ उनकी कमजोरियों को भांपते हुए पहाड़ियों को वहाँ से मार भगा के दूर अंदर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया। और उस क्षेत्र के अंदर कटाई की जो संसाधन थे, नवीनतम जो मशीनें थी जंगल काटने की, वो दिए गए। उनके व्यापार उनको लालच दिया गया कि आप 10वां हिस्सा ही केवल अंग्रेजी हुकूमत को दे देना, 9 हिस्से आपके रहेंगे संथालों के, और आप इस पे आपकी इस ज़मीन पे खेती कीजिए। तो संथालों ने अंग्रेज़ों को स्थापित करने में एक बड़ा काम किया उस समय।
और वो लगातार संथाल जो है अंग्रेज़ों के साथ 1850 तक रहे। 1851 में अंग्रेज़ों ने जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और पहाड़िया जो है लोग जो वहाँ लड़ने वाले उनका नामो निशान जब मिट गया, तो उन्होंने संथालों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों। एक विद्रोही ग्रुप जब उन्होंने देखा कि वो ठिकाने लग गया, हाँ, तो दूसरे ग्रुप को उन्होंने खुद ठिकाने लगाना शुरू क्यों किया कि संथालों को ये होने लगा कि हम अपना राज अपनी लोकल जो बॉडी जो स्थापित करें और हम इनको कर न दें। उन्होंने कर देने से मना कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने उपजाऊ भूमि होने पर कर बढ़ाए तो उन्होंने मना कर दिया। तो संथाल विद्रोह जो है वो धीरे धीरे 1856 तक काफ़ी जोर पकड़ गई, वहाँ हमले होने शुरू हो गए अंग्रेजों के। तो संथाली भी 1857 की क्रांति के अंदर बीच में आ खड़े हुए बड़ी भूमिका के रूप में। और 1857 की जब क्रांति हुई उस समय एक मतलब जो स्थानीय जो राजा थे उन्होंने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने देखा कि भारतीय जो ज़्यादातर जो भारत सेना है वो सैनिक जो है भारतीय हैं, मुस्लिम और हिंदू हैं। अंग्रेज़ तो कुछ एक 23,000 के आसपास ही अधिकारी थे उनके पास, बाकी तो सारा कंट्रोल जो है यूज़ इंडियन को ही करते थे, इंडियन के खिलाफ। तो इन्होंने राजाओं ने एक मतलब बड़ी अफवाह का फैलाव किया कि भाई जो इनफील्ड राइफलें जो दी गई हैं जिससे युद्ध करते हैं उसके जो कारतूस हैं उनका जो कवच तोड़ने का जो है उसके ऊपर चर्बी जो लगी हुई है वो गाय के जो चर्बी है और सूअर की है। सूअर वाली चर्बी के कारतूस तो दिए जाते हैं मुसलमानों को और हिंदू जो है उनको दिए जाते हैं गाय की चर्बी, और मुंह से उनका दीन भ्रष्ट करते हैं। तो जो वहाँ के सैनिक थे वो कारण अकेला वो नहीं था, अंदर उनके प्रताड़ना तो ये थी कि वो रैशनलिज्म नस्लवाद के शिकार थे, लंबे समय थे। वो उनको जो निगर कह के बोला करते थे, गंवार डंगर ऐसे शब्द यूज करते थे भारतीय सैनिकों के लिए। सैनिकों का आपस में बराबर का व्यवहार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। वो दोयम दर्जे के सैनिक थे और उनको वेतन भी बहुत कम थे। आक्रोश असंतोष तो आर्थिक था, लेकिन जैसे ही वो धार्मिक और आध्यात्मिक जो विचार एकदम से उठा उसके बाद उनके अंदर एक जबरदस्त आक्रोश हुआ और एक गुप्त सूचना, रोटी और कमल का फूल। 2 मार्च 1857 के अंदर जो झांसी की रानी है, चाहे सतारा नागपुर के हैं, चाहे कानपुर के हजरत महल हैं, चाहे वो कुंवर सिंह थे बिहार के अंदर, उन्होंने एक गुप्त योजना बना के जनता के बीच में जो स्थानीय जो राजा थे रियासत जिनकी लेफ्ट की नीति की वजह से जाने के डर हो रहे थे, उनके अंदर संदेश भेजा कि अंग्रेजों के थोड़े अंग्रेज हैं और अगर हम भारतीय एकदम से विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे तो ये लोग हमारे से यहाँ से इनको काबू कर लेंगे और इनको भगा सकते हैं। तो इन्होंने उसके लिए रोटी और कमल का फूल, 2 रोटी किसानों के बीच में भेजी कि मसला, और कमल का फूल है वो जो है उन लोगों के बीच में जो रियासत के जो प्रशासक लोग थे जिनका सत्ता छिन रही थी उनके और सैनिकों के बीच में भेजा। और उसकी तारीख निश्चित की गई कि भाई एक हमला एक ही तारीख पे होगा, 7 मई को। पूरे मतलब जितनी, जैसे बैरकपुर है, मेरठ है, मेरठ तो उत्तर प्रदेश में रह गया, बैरकपुर रह गया आपका बंगाल के अंदर, अलग अलग जो क्षेत्र है। खास दक्षिण भारत में तो इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उड़ीसा का है, बंगाल का, बिहार का, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो क्षेत्र है लगभग जो प्रभावशाली क्षेत्र है उसके अंदर विद्रोह का एक नमूना तैयार कर लिया गया है। लेकिन जो अंग्रेज थे वो बड़े शातिर दिमाग के थे और उन्होंने उसमें जो मैं कह रहा हूँ आपको जो बताया कि जो एक वर्ग था जिसको वंचित वर्ग था, दमित जो वर्ग था, उनका उपयोग उन्होंने विशेषकर उस समय किया कि सीआईडी देने के जो काम थे, सूचनाएं देने के जो काम थे, लालच में बहुत से जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भी बिके। उस समय उच्च वर्ग के लोग उन्होंने भी बिके, वो ज़्यादा बिके क्योंकि जो बड़े पद थे वो ब्राह्मणों के पास थे, राजपूतों के पास थे। उन वर्ग को उसकी सूचना थी अपने गुप्तचरों के माध्यम से। उन्होंने अंग्रेजों को इस तिथि से मई 30 अप्रैल को अवगत करा दिया कि एक बड़ी बगावत हो सकती है, आप अपना जो ढांचा है उसको दुरुस्त करें। तो 30 अप्रैल और 7 मई के बीच में दिन तो 7-8 का ही था, लेकिन अंग्रेजों ने रिकवरी की, पता नहीं लगने दिया। संचार की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो अलग अलग बैरक में अलग अलग जो भारतीय जो सैनिक थे ज़्यादातर को नियत था कर दिया गया, या उनको ऐसी बंदूकें थमा दी गई जिसको उनको पता नहीं लगा कि ये बंदूकें चलेंगी नहीं समय पर। नकली मतलब कारतूस वगैरह उनको उपलब्ध करवा दिए, हथियार छीन लिए गए ज़्यादातर लोगों के। और 7 मई को जो विद्रोह होना था तो 7 मई से पहले ही अंग्रेजों ने जानबूझ की टेस्टिंग कर दी
सॉरी क्या नाम है, 11 मई को होना था और 7 मई को जानबूझ की टेस्टिंग कर दी। 11 मई का दिन निश्चित था, ये दुरुस्त कर लो। तो 7 मई को उन्होंने एक बैरक के अंदर उन्होंने कहा भी ये राइफल है, इनका जो प्रैक्टिकल करके देखना, आप इसका फायर कीजिए। तो उस फायर करने से हिंदुओं ने भी और मुस्लिम सैनिकों ने भी मना कर दिया। मना करने पे उनके साथ वहाँ अंग्रेजों ने टॉर्चर किया, उनको ज़बरदस्ती की। तो मंगल पांडे सैनिक था जिसकी बंदूक ठीक काम कर रही थी, उसने सीधी अंग्रेज अधिकारी के ऊपर ताड़ के 3-4 अंग्रेज अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया। और जैसे जैसे ये सूचना धीरे धीरे जब छावनी से बगावत हुई, सैनिक भागने लगे, तो दूसरी छावनियों में सूचनाएं गई। पहले भी तैयार था, बगावत की जमीन तो तैयार हो चुकी थी। 7 मई की घटना थी, 11 को तो करना ही था। जैसे सूचना गई तो 11 मई तक पूरे सेंटरों पे ये बगावत होने लगी। लेकिन अंग्रेजों ने उस बगावत को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। उन्होंने निचले वर्ग का सहायता अलग तरीके से ली। बड़े जो थे जागीरदार, उनको लालच दिया गया कि आपको जो है आपका और ज़्यादा प्रमोशन किया जाएगा, वो बड़ी सत्ता दी जाएगी, जागीरें बढ़ाई जाएंगी। उनको विद्रोह में किया। सैनिकों को लालच दिए कि उच्च पदों पे आपको भेजा जाएगा। बीच में अनाउंसमेंट होते रहे, लगातार चलते रहे। और धीरे धीरे जो अक्टूबर 57 तक जो आंदोलन है उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उसके अंदर अंग्रेज लगभग जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 1500 के आसपास मारे गए। लेकिन जो आकलन है इतिहासकारों का, ये मानते हैं कि अंग्रेज हज़ारों की संख्या में मरे थे उसमें। लेकिन जो भारतीय हैं उनको भी उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ। और उसका फिर पुनर्मूल्यांकन करके इंग्लैंड में जब ये बड़ी बात गई, इंग्लैंड का उद्देश्य था उपनिवेशवाद स्थापित करना। तो उन्होंने सोचा कि कंपनी के प्रति जो विद्रोह है इसको कैसे कम किया जाए, वरना ये विद्रोह की चिंगारी आगे भी नुकसान करेगी। तो 1958 को 1 जनवरी 58 से सीधा जो शासन है वो जो इंग्लैंड का क्राउन है, राजा जिसको बोलते हैं, उसके अधीन कर दिया गया। कंपनी के अधिकार सीमित कर दिए गए और कंपनी को केवल और केवल व्यापार तक रख के प्रशासनिक जो राजनीतिक जो फैसला कौन न्यायिक जो शक्तियाँ थी वो सीधा इंग्लैंड के अधीन चली गई। और यहाँ वाइसराय जो है वो बन के आया। और उन्होंने उसके बाद जो है हुकूमत के अंदर तरह तरह के जो तुष्टीकरण की नीतियाँ अपनाई, छोटे छोटे सुधारों के रूप में एक्ट लेके आए, जिससे कि कानून को थोड़ा सा अंग्रेजों के मतलब सहायता की जा सके। इस प्रकार से चला। तो ये जो 1857 का जो विद्रोह था उसने भले ही वो मतलब असफल रहा, उसको विद्रोह का नाम दिया भारतीय, हम उसको प्रथा स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं। विश्व के अंदर अलग अलग नामों से उसको गदर आंदोलन भी कहते हैं, उसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। लेकिन उसने एक बड़ा काम किया कि भारतीयों के अंदर ये विश्वास पैदा किया, एकता का विश्वास, एक चेतना का काम किया। और उसके साथ साथ जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसने भी एक कारगर ढंग से उसकी एकता को और ज़्यादा मजबूत करने का काम भी किया। हालांकि अंग्रेजों ने जो क्लरिकल पैदा करने की भावना से दी है, लेकिन शिक्षा कभी भी एक उद्देश्य पूरा नहीं करती। शिक्षा व्यापक रूप में सर्वांगीण विकास करती है, भाषा कोई भी हो। तो अंग्रेजी जो शिक्षा थी सर्वांगीण विकास का माध्यम बनी। और जो हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी जो प्रथाएँ थी उनको कमज़ोर किया गया। और विश्व की जो क्रांतियाँ थी, 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, उसको भारतीयों ने अच्छे से समानता, स्वतंत्रता, वोट के अधिकार, न्याय, नागरिक संहिता, राष्ट्रवाद, इन चीज़ों को वहाँ से पढ़ा। उस सफल क्रांतियों को, जो जर्मन के अंदर एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, उन चीज़ों को पढ़ के। और यहाँ का जो यूथ था जिसने अंग्रेजी शिक्षा ली थी, जो अंग्रेजी शिक्षा में पारंगत हुए, उन्होंने यहाँ भारतीयों के अंदर अपनी जो विश्वास को कायम करते हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, राजा राम मोहन राय था, इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाए और भारतीयों के अंदर एक चेतना का विकास किया। और उस चेतना का परिणाम स्वरूप 1885 में आप देख रहे हो कि एक अंग्रेज ने भले ही एक संस्था जो है बनाई गई, जो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन ही बनाई थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कि डेलीगेट बात करे उनको तुष्टीकरण करने के लिए कि जो भारतीय हैं वो विद्रोही ना बने, कोई कमी हो तो हमें बताएं। वो डेलीगेट के रूप में काम किया। लेकिन कुछ अंग्रेज उसके अंदर ऐसे भी थे जिनके विचार साम्यवादी, समाजवादी विचारों के लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद को जो बढ़ावा देते थे। उन्होंने भारतीयों को चेतना का काम करने के लिए बीच बीच में सहायता की और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए लेके गए। और धीरे धीरे जो है हमारे दादा भाई नौरोजी थे, WC बनर्जी थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय हो गए,
विपिन पाल हो गए बंगाल से। हाँ, इन लोगों ने इंडियन जो एकता है उसको, आंदोलन को नया रूप दिया। नया रूप देके बंगाल विभाजन 1907 में आप लोगों ने देखा होगा, उस समय 2 बड़े काम हुए थे 1907 के अंदर। एक तो बंगाल का विभाजन था, धर्म के आधार पे पहली बार किया था बंगाल का विभाजन। पूर्वी बंगाल को मुसलमान शिफ्ट करना है क्या, पश्चिम बंगाल में हिंदू स्थापना की बात थी। वो उसी समय हो गया था। जो आप 1947 की जो बात कहोगे कि पूर्वी पाकिस्तान बना, उससे पहले बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे, धर्म के आधार पे उन्होंने किया था और विभाजन किया। और उन्होंने 1909 के चार्टर में जो है वो वोट का जो अधिकार था, स्वायत्ता के जो था, जो निर्वाचन क्षेत्र थे, वो धार्मिक आधार पे उन्होंने स्थापित किए थे, मुसलमानों के अलग। 57 से आगे का जो है, इसको एक अलग से पूरा एक यूरोप में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही सवाल है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसने देश की आज़ादी के लिए जो आगे आंदोलन आने थे, उनकी एक मजबूत नींव और लोगों में एक जागृति, एक बीज जमीन में बो दिया गया, एक जमीन तैयार कर दी गई और उसके अंदर जो एक विश्वास पैदा किया, लड़ने की जो लोगों की, भारतीयों की जो शक्ति है, उसका विकास किया। उन्होंने ये विकास किया कि उन अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम संगठित रूप से लड़ें तो इनको हरा सकते हैं। हाँ, उसके अलग भी कारण रहे। विश्व चेतना जो है, विश्व के अंदर बड़े परिवर्तन, वो बड़ा एक विषय है अलग से। विश्व युद्ध है और है, कई कारण से रहे हैं। लेकिन विष्णु जी, अंत में सिर्फ 2 चीजें मैं छोटी छोटी जानना चाहता हूँ कि ये जो 1857 से पहले जो देश का आर्थिक विकास था, जिसमें आम आदमी का विकास था, मतलब आज़ादी के बाद वर्तमान में आप खेती का परिदृश्य सिर्फ संक्षिप्त में 1-1.5 मिनट में आप कैसे देखते हैं, उसके साथ तुलनात्मक करके देखें तो? इसमें ज़्यादा तुलना और समझने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा बुद्धिजीवी आदमी है तो समझ लेगा कि वो जो शोषण था, कंपनी का शोषण था। कंपनी का था मुनाफा कमाना काम। सेम कंडीशन 1990 के बाद ये अब चरम पे है, यौवन पे है। पूरे जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे MNC कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वही शोषण है, लाभ आधारित है। कृषि को कल्याण का क्षेत्र न छोड़ के उसको लाभ और एक्सप्लॉइटेशन का क्षेत्र बना दिया गया है। उसमें तरह तरह के जो उसका कब्जा बीज पे है, जेनेटिक जो बीज का है, वो GM जो बीज है, मॉडिफाई करने की बात है, BT की बात है, या जो नए नए जो पेस्टिसाइड लेके आइए जिसमें फंगस लगा दिए जाते हैं। किसानी को तबाह करने के जो जितने औजार हैं वो एक जगह केंद्रीकृत कंपनी के कंट्रोल में हैं और भारतीय किसान को दिशा और दशा तय करने का पूरा अधिकार आज कंपनी के पास है। मुनाफा जो है किसान के हाथ में कुछ नहीं है, भले ही उसकी ज़मीन पे टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स उसके बीज खाद से लेके बिक्री तक तमाम इतने टैक्स हैं कि किसान के हिस्से में उपज का 10वां हिस्सा भी नहीं बचता, जिससे कि किसान जो है इस दरिद्रता के अंदर आत्महत्याएं कर रहा है, किसानी छोड़ रहा है। वो एक गिरमिटिया मजदूर की भांति, जैसे पहले गिरमिटिया मजदूर हुआ करते हैं एग्रीमेंट के तहत, आज भी फैक्ट्री के अंदर काम करने को मजबूर हैं। महिलाओं की स्थिति उससे भी बदतर है। तो ये जो स्थिति है, कंपनी का शासन आज भी स्थापित हो चुका है और कंपनी का शासन, वो एक छोटी कंपनी थी, आज जो कंपनी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, नई जो एक व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो है बाजारवाद और पूंजीवाद ने पूरे विश्व के जो कामगार जो वर्ग है उसको अपनी इच्छा के अनुरूप जो है डालने का काम कर रहे हैं और केवल उनको जीने का अधिकार है, इससे आगे उसका जीवन है उसमें कोई अधिकार नहीं। मतलब निश्चित तौर पे ये चीज़ हम कह सकते हैं कि 1857 से पहले अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय कृषि को पूरी तरह से कब्जे में करके स्थायी राज स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में भी मल्टीनेशनल्स को या कारपोरेट्स को लगता है कि भारतीय मार्केट पे कब्जा करने के लिए भारतीय किसान को भूमि से खदेड़ के यहाँ स्थायी बाजार स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल कर दिया गया है सर। जो कृषि कानून की बात कर रहे थे, वे 3 काले कानूनों की, वो काले कानून भले ही रिवील कर लिए गए हैं, बट उसके बाद इतने एक्ट ले आए, इतने छोटे छोटे एक्ट ले आए जिससे कि खेती चौपट हो चुकी है, मंडी पे पूरी तरह से कब्जा है, वो MNC कंपनियों को हो चुका है, बड़े बड़े जो मॉल जो संस्कृति है उसका विकास हो चुका है, बीज एक भी स्थानीय तैयार नहीं हो रहा है, कोई लोकल जो है किसान की जो भूमिका कृषि के अंदर बिल्कुल नहीं बची है। पूरे का पूरा ऋण से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके जितना कृषि के अंदर यूज होता है पूरा MNC कंपनियों की डायरेक्शन में होता है। और उसमें मैं ये कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा कि ये अब जो स्थिति है
ये भारतीय जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके बूथे से भी बाहर निकल चुकी है। और क्योंकि कि जो 5 बड़ी संस्थाएं हैं विश्व में, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है, IMF है, ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने इतना बड़ा कब्जा कर लिया है कि ये अब कर्ज में इतने डूबे हुए हैं भारत के ऊपर। अब 225 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उस कर्ज की जो शर्तें हैं उनकी बदले में ये शर्तें मानने के लिए सरकार मजबूर है। भले ही कोई सरकार आ जाए, हमारी ये भी गलतफहमी हो कि भी वर्तमान जो सत्ता में दल बैठा है वो ज़्यादा कर रहा है। पूंजी जो वाद है वो जब इसके प्रति आक्रोश होगा तो वो अपने आप घोड़ा बदल लेगा और नया घोड़ा जो है किसी और राजनीतिक दल के रूप में ले आएगा, जिसमें कि हमारा विद्रोह असली दुश्मन जो कारपोरेट है, जिस पे कृषि पे कब्जा, उसको पहचान ना पाए और हम दोबारा उसकी शिकार रहे 10-15 साल, फिर हमारा दमन होता रहे। तो ये जो सत्ता का जो खेल है, ये दल जो यहाँ पर बैठे हैं, ये केवल और केवल एक तरह के जो हमारे पर्दे के सामने दिखाई दे रहे हैं। सत्ता की डोर जो है वो बड़ी MNC कंपनियों के हाथ में ही है। निश्चित तौर पे साथियों, बहुत बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया का जो कारपोरेट है, जिसको हम साम्राज्यवादी ताकतें भी कह सकते हैं, वो तो इतिहास से सबक ले रही है, वो इतिहास को समझ रही है, जान रही है, पढ़ रही है। और हम भारतीय जनमानस के अंदर इतिहास से अपने को दूरी बनाई जा रही है। हमने इसी प्रयास में ये बातचीत आज की कि इतिहास से हमें सबक लेने पड़ेंगे, इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा। इतिहास में हमारे जो लोग थे जिन्होंने अपना अलग अलग रूप में संघर्ष किए, उन संघर्षों को जानना पड़ेगा, उसी के सारे हम विकास कर सकते हैं। मास्टर वीर सिंह जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।